अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सब खैरियत से होंगे और स्टडीज़ बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था विटामिन्स को, ठीक है। और विटामिन्स में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग विटामिन्स को दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, फैट सोलुबल और वाटर सोलुबल। और वाटर सोलुबल में हमारे पास एक विटामिन सी जो कि नॉन बी कॉम्प्लेक्स और एक बी कॉम्प्लेक्स आते हैं। और इस बी कॉम्प्लेक्स के अंदर आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विटामिन B1, दैट इज ऑल्सो नोन एज थायामीन। और ये क्या है? ये एनर्जी रिलीजिंग विटामिन भी है, ठीक है। हमारा ये बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर विटामिन्स के अंदर विटामिन B1 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों को पूरा इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट। आज हम लोग विटामिन B1 के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट थिंग, हम लोगों को ये चीज़ मालूम है कि जितने भी ये जो विटामिन बी हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? ये वाटर सॉल्युबल हैं, यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह सकते। ये थोड़े टाइम के लिए रहेंगे, ये हाइड्रोफिलिक होते हैं और उसके बाद मतलब 1 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, और उसके बाद ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं हमारी बॉडी से। और जिसकी वजह से क्या है कि हमें फिर ये डेली रूटीन पर इसको लेना पड़ता है, इन विटामिन्स को, और अपनी बॉडी की ज़रूरत को पूरा करना पड़ता है। अदरवाइज़ ये मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ पैदा कर सकती हैं, लाइक अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए, तो ये इट कैन कॉज़ अ बेरी इफ़ेक्ट। ये बेरी इफ़ेक्ट कॉज़ कर सकती है, जो कि क्या है? विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के सिम्पटम्स आ जाते हैं, लाइक लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ख़त्म हो जाना, ओवरऑल लेसिट्यूड, यानी कि फिज़िकली एंड मेंटली वियरनेस हो जाती है, यानी कि थकावट या फिर बोझलपन या फिर लैक ऑफ एनर्जी हो जाती है। वीकनेस इन द लिम्स, टाँगों के अंदर मतलब कि कमज़ोरी हो जाती है, डाइजेस्टिव इरेगुलरिटीज़, हाज़मा जो है वो भी ख़राब हो जाता है, एंड फीलिंग ऑफ नंबनेस एंड टिंगलिंग, यानी कि सुइयाँ सी जैसे चुभना, वो चीज़ें, या फिर सुन्न हो जाना बॉडी पार्ट्स का, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये चीज़ हो गई हमारे पास विटामिन B1 के बारे में। हम लोग कहते हैं कि वो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ओके, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, कि ये हम लोग कह रहे थे ना कि ना विटामिन B1 जो है ना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एन्यूरिन कहा जाता है, थायामीन कहा जाता है। ये जो थायामीन है, ये अलग थायामीन है। इसके अलावा एक और थायामीन के बारे में हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, दैट इज THYAMIN, यानी कि थायामीन। वो थायामीन क्या था? ये थायामीन जो कि एडिनिन, साइटोसिन, यूरासिल, गुआनिन, वो चीज़ें क्या थी? वो न्यूक्लियोटाइड थी। ये थायामीन जो है, ये न्यूक्लियोटाइड बेस है, और ये थायामीन THIA है, THIAMINE। ये जो थायामीन है, ये क्या है? ये हमारे पास विटामिन B1 है, जो कि हाइड्रोफिलिक है और वाटर सॉल्युबल है। ठीक हो गया? अच्छा, हम लोग इस विटामिन B1 को एन्यूरिन का, थायामीन का नाम देते हैं, एंटी बेरी फैक्टर का नाम देते हैं, यानी कि बेरी डिजीज़ को ठीक करने वाला फैक्टर। और इसके साथ-साथ एंटी न्यूरेटिक फैक्टर का नाम देते हैं। हम लोग इसको एंटी न्यूरेटिक फैक्टर, न्यूरेटिक यानी कि न्यूरॉन्स की खराबी हो जाने से, मतलब कि जो बीमारी हो सकती है लाइक पोलीन्यूरोपैथी से बचाने के लिए हम लोग विटामिन B1 का इस्तेमाल करते हैं। राइट। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ होती है क्या, कि ये सेंसिटिव है हीट से, ठीक है। अगर तो हम लोग विटामिन B1 को थोड़ा-सा ज़्यादा दर्जा हरारत दे देंगे ना, तो क्या होगा? ये विटामिन B1 जो है वो अपनी नेचर ख़राब कर देगा, इसकी नेचर ख़राब हो जाएगी। अच्छा, अब ये सिंथेसिस जो है ना, ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, आप लोग नहीं लिखना चाहो, डज़न्ट मैटर, लेकिन एक दफ़ा इसको आप लोग रीड आउट कर लो। क्यों? क्योंकि ये आगे चल के आपके जो केमिकल ये जो आप लोगों के फंक्शंस हैं, उसके अंदर ये काम आएगा। कैसे? कि हम लोगों ने विटामिन बी के बारे में, या जितने भी विटामिन्स हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारी बॉडी इनको एज़ सच प्रोड्यूस नहीं करती, कि मैं ये कहूँ कि जी हमारी बॉडी में विटामिन बी है, विटामिन सी है, ऐसा नहीं है। ये मीन ठीक है, ये विटामिन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में हैं। जब हम लोग इनको इनटेक कर लेते हैं या हमारी बॉडी में चले जाते हैं, तो हमारी बॉडी में एक्टिव फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। जैसे विटामिन सी था, जो एस्कॉर्बिक एसिड में तब्दील हो गया। विटामिन ए है, जो हमारी बॉडी में रेटिनोल, रेटिनॉल, रेटिनल्डिहाइड की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है, रेटिनोइक एसिड की फॉर्म में मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से विटामिन B1 है, जो कि एक्टिव फॉर्म में नहीं है। ये जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो ये एक्टिव फॉर्म में तब्दील हो जाता है, ठीक है। थायामीन जो है वो तब्दील हो जाएगा किसके अंदर? TPP में, यानी कि थायामीन पायरोफॉस्फेट में। थायामीन इनएक्टिव फॉर्म है, ये हमारे इस्तेमाल में नहीं है। ये थायामीन पायरोफॉस्फेट में जब तब्दील हो जाती है, ठीक है, TPP के अंदर ये एक्टिव फॉर्म में तब्दील हो जाती है, तो ये हमारे काम में आ जाती है। होगा क्या, कि सिंपली थायामीन जो कि पायरिमिडीन और थायाजोल रिंग से मिलकर बनी हुई है, इन दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, इसके साथ जब ये एक फॉस्फेट ग्रुप आकर लगता है, तो ये थायामीन पायरोफॉस्फेट बन जाता है और ये एक्टिव फॉर्म में तब्दील हो जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ थायमीन पायरोफॉस्फेट काइनेज एंजाइम,
ठीक है? तो अगर आप इस पूरे को नहीं लिखना चाहो, एटलीस्ट इस चीज़ को लिख लो, ठीक है? ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम लोगों की बॉडी के अंदर विटामिन बी 1 मौजूद नहीं होता, इनके थायमीन मौजूद नहीं होता। हम लोग जब इसको इनटेक करते हैं विटामिन बी 1 को, तो हमारी बॉडी के अंदर जाकर वो थायमीन पायरोफॉस्फेट में तब्दील हो जाता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर हम लोग इसके सोर्सेज़ की बात करें ना, तो हाँ जी, हम लोग इसको प्लांट से भी हासिल करते हैं और एनिमल से भी हासिल करते हैं। अगर हम लोग एनिमल्स की बात कर रहे हैं ना, तो एग यॉक, अंडे की जो ज़र्दी है उससे हासिल किया जाता है, लिवर, जिगर से हासिल किया जाता है, दूध से, किडनी से, हार्ट और लिवर ऑफ द फिश। ठीक हो गया? अगर प्लांट्स की बात करें तो लेयर्स ऑफ होल सीरियल, यानी कि जो छिलका होता है ना, ये जो गंदम, जौ, इन चीज़ों का दाने, अनाज दाने जो होते हैं, उनका अगर जो लेयर्स, जो छिलका है उसके अंदर ये मौजूद होता है विटामिन बी 1। ग्रेन्स यानी कि जैसे ब्रैन है, जौ का आटा जो हम लोग जौ के दाने इस्तेमाल करते हैं, राइस, चावल, यीस्ट, खमीर में भी इसको देखा जाता है, होल व्हीट फ्लोर। होल व्हीट फ्लोर क्या होता है? ये मीन गंदम का आटा जिसके अंदर तमाम तर जो ग़ज़ाइयत है उसमें शामिल होंगी। पल्सेस, दालें, नट्स, मेवाजात और फ्रेश फ्रूट और फल और तरोताज़ा फल फ्रूट। ठीक हो गया? अच्छा, डाइटरी इनटेक हमारी बुक के अंदर नहीं लिखा हुआ, डज़न्ट मैटर, लिखना हो तो आप लोग लिख लोगे कि फीमेल्स को लाज़मी है कि वो दिन में 1.1 मिलीग्राम लाज़मी लें, और जो मेल्स हैं उनके लिए लाज़मी होता है कि 1.2 मिलीग्राम पर डे लाज़मी लेंगे, इनटेक करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी। इसके अलावा अब हमारे पास आ जाता है जी फंक्शंस। फंक्शंस की बात करें तो हम कहते हैं एक्ट एज़ अ कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज का क्या मतलब हुआ कि ये काम कर रहा है कैसा, कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप को क्या करेगा? रिमूव करेगा। ठीक है? कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर देगा और मुख्तलिफ तरह के जो जो केमिकल्स हैं या मुख्तलिफ तरह के और दूसरे तरह के जो सब्सटेंसेस हैं उनको बनाएगा। अच्छा, ये यहाँ पर भी क्या काम कर रहा है? ये एक्ट कर रहा है एज़ अ कोएंजाइम। ये चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट से देख रहे हैं कि विटामिन्स जो हैं, विटामिन बी की जो फैमिली है वो काम करती है एज़ अ कोएंजाइम। कोएंजाइम का मतलब हुआ एंजाइम के साथ लगकर उस रिएक्शन को पूरा करने वाला। ठीक है? अब ये किस रिएक्शन को पूरा कर रहा है? ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? ये वाला ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है? अब यहाँ पर ये अल्फा कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप भी है, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ अल्फा कीटो एसिड। इसके अंदर क्या करेगा? ये इस चीज़ को ये रिमूव कर देता है। यानी कि ये क्या कर रहा है? ये डीकार्बोक्सिलेशन कर रहा है, यानी कि इस कार्बोक्सिल ग्रुप को जो है ना ये रिमूव कर देता है। अच्छा, हम लोगों ने देखा था हमारे पास ना मुख्तलिफ तरह के साइकिल्स हो रहे होते हैं, ठीक है? हम लोग देखते हैं हमारे सेल्स में ना रेस्पिरेशन हो रही है, लाइक ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, सपोज़। हम लोगों ने ये चीज़, ये वाला रिएक्शन जो है ना, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और उसके बाद हमने ये क्रेब्स साइकिल देखा हुआ है। हमारे पास जो विटामिन बी 1 है ना, ये हमारे पास यहाँ ग्लाइकोलाइसिस के बाद, जब क्रेब्स साइकिल से पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, इधर काम करते हैं। और उसके बाद इस क्रेब्स साइकिल में भी अल्फा ग्लूटारेट को ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर तब्दील करने में काम करता है। इसका काम क्या है? इसका काम सिंपली कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है। ठीक है? आप लोग इस पूरे के पूरे मैकेनिज़्म को नहीं याद रखोगे, आपने बस सिर्फ ये चीज़ देखनी है कि ग्लूकोज़ से पाइरूवेट बनेगा, पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए कैसे बनता है? कोएंजाइम ए आता है, पाइरूवेट के साथ लगता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हमारे पास टीपीपी, यानी कि हमारा विटामिन बी 1 जो है वो काम कर रहा है और हमारे इस पाइरूवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर तब्दील कर देता है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए फिर क्रेब साइकिल में दाखिल हो जाएगा। ठीक है? क्रेब साइकिल में मुख्तलिफ तरह के स्टेप्स चलते हैं और इन्हीं स्टेप्स के अंदर अल्फा ग्लूट्रेट जो है वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में तब्दील होती है और यहाँ पर भी अगेन यही होगा, अल्फा ग्लूट्रेट के साथ का कोएंजाइम ए लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। और यहाँ पर भी कोएंजाइम ए को लगाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने में हमारे पास ये जो विटामिन बी 1 है, टीपीपी, यानी कि थायामीन पायरोफॉस्फेट, ये यहाँ पर काम कर रहा है, इस एंजाइम के साथ लगता है और ये अल्फा कीटो ग्लूटरेट को सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर तब्दील करने में मदद करता है। यही चीज़ सेम हमारी बुक के अंदर मेंशन हुई है। एक सेकंड में भी आपको दिखाती हूँ। लाइक दिस वन, यहाँ पे इन्होंने बहुत ही छोटा करके लिख दिया कि जो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में तब्दील हो रहा है। ठीक है? तो ये वही चीज़ है जो कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाई कि ये ग्लूकोज पायरुवेट जो है को एसिटाइल कोएंजाइम ए में तब्दील हो रहा है, कोएंजाइम ए लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उन्होंने कहा ये सिट्रिक एसिड नहीं है, दिस इज सिट्रेट। ठीक है?
आइसोसिट्रेट जो है ना, आइसोसिट्रेट जो है, आइसोसिट्रेट तब्दील होता है किसके अंदर, अल्फा ग्लूटारिक एसिड के अंदर। और ये अल्फा ग्लूट्रेट जो है ना, अल्फा ग्लूट्रेट वो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में तब्दील होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं दिस ग्लूटारिक एसिड जब ये तब्दील होगा किसके अंदर, सक्सिनाइल को एंजाइम ए में, तो फिर यहाँ पर साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और इस अल्फा ग्लूटरिक एसिड या अल्फा ग्लूटरेट से जब सक्सिनाइल को एंजाइम ए बनता है तो यहाँ पर भी को एंजाइम ए आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा। को एंजाइम ए आया और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गया। ठीक हो गया। ये चीज़ हम लोगों ने देख ली कहाँ पर, यहाँ पे, कि ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना और उससे सिट्रेट बना। यहाँ पर पायरुवेट से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा था तब हमारे टीपीपी ने काम किया, और फिर आइसोसिट्रेट के बाद अल्फा ग्लूट्रेट बना, और अल्फा ग्लूट्रेट से जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना तब हमारे कोएंजाइम ए ने काम किया और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव किया। सॉरी, कोएंजाइम ए ऐड हुआ, टीपीपी ने उसको सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के अंदर तब्दील कर दिया। अच्छा जी, दूसरा इसका कहाँ पर होता है, ये काम करता है एज अ ट्रांसकीटोलेज। ट्रांसकीटोलेज में कैसे, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के अंदर काम करता है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ये भी हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग शंट पाथवे का नाम देते हैं। यहाँ इसके अंदर भी हमारा जो विटामिन B1 है वो काम करता है। मैं सिर्फ आप लोगों को सिस्टम दिखा रही हूँ, ठीक है, एक प्रोसेस दिखा रही हूँ कि ये हमारे पास पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है। ये अगर आप लोगों ने याद किया हुआ होगा तो फिर तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास राइबोज 5 फॉस्फेट या ज़ाइलूलोज 5 फॉस्फेट, जब ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में तब्दील होता है तो फिर यहाँ पे ट्रांसकीटोलेज के साथ हमारा बीटा 1 टीपीपी की सूरत में यहाँ पे काम करता है। ठीक है, इस चीज़ को बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया, फिर हम कहते हैं कन्वर्जन ऑफ फैट्स को तब्दील कन्वर्ट करने में इनटू कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, उनके अंदर तब्दील करने में भी ये हमारी मदद करता है। फोर्थ थिंग, ये नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी हमारे लिए बहुत अहम है। जैसे कि अभी हम लोग देखते आ रहे हैं कि रेस्पिरेशन में ये हमारे लिए बहुत ही अहम है, और ये क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट बना रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना रहा है, फिर बाद में हमारे लिए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना रहा है। तो क्या है कि हमारे नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी के लिए भी बहुत अहम है। फिफ्थ थिंग, कि ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, जैसे कि हमें मालूम है कि ना हमारा जो हार्ट है ना वो डिपेंडेंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स पे, ताकि वो अपने ना मुख्तलिफ तरह के कामों को पूरा कर सके। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से हम लोग कहते हैं जब कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट्स बनेगी, तो ही हमारे मेन वो जो हार्ट है ना वो काम कर सकेगा। तो हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स रन पैरेलल टू दैट ऑफ द थायामीन, यानी कि जैसे जैसे थायामीन बनेगा वैसे वैसे कार्बोहाइड्रेट्स बनती रहेगी, और कार्बोहाइड्रेट्स बनेगी तो फिर वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में काम आएगी। लास्ट वन इज बेरी बेरी। बेरी बेरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि बेरी बेरी डिसऑर्डर में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि बेरी बेरी क्या है, इट इज़ अ डिसऑर्डर दैट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होती है, और इसमें क्या हो रहा था, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का खत्म हो जाना, ओवरऑल लेस्टिट्यूड। ठीक है, ओवरऑल लेस्टिट्यूड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी नहीं रहती, मेंटली भी और फिजिकली भी जो है ना एनर्जी नहीं रहती। फिर क्या है, डाइजेस्टिव इरेगुलरिटीज आ जाती हैं, हाजमे में भी खराबी पैदा होती है। राइट, यहाँ पर हमारा जो विटामिन B1 है वो कंप्लीट हो जाता है। राइट, अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।